गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। टॉपिक है स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका। स्टेम सेल को हिंदी में स्तंभ कोशिका कहते हैं। प्रश्न है कि स्तंभ कोशिका किसे कहते हैं या स्टेम सेल किसे कहते हैं। तो स्तंभ कोशिका एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है। स्तंभ कोशिका एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे शरीर के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदला जा सकता है। जिसे शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदला जा सकता है। स्तंभ कोशिकाएं या स्टेम सेल बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। इसमें पाई जाती हैं, बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। प्रश्न है हमारा कि स्तंभ कोशिका का अर्थ क्या है। तो स्तंभ कोशिका किसे कहते हैं। तभी मैंने आपको बता दिया कि ऐसी विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की क्षमता होती है। तो स्तंभ कोशिका ऐसी विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की क्षमता होती है। स्तंभ कोशिकाएं लंबे समय तक लगातार विभाजन कर सकती हैं। स्तंभ कोशिकाओं की भूमिका है शरीर की वृद्धि करने में, शरीर की मरम्मत करने में और क्षतिपूर्ति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो स्तंभ कोशिकाएं हैं वह बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। बहुकोशिकीय का मतलब क्या हुआ? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जीवों को दो भागों में बांट सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। आप हमें फटाफट कमेंट कीजिए किसी यूनिसेलुलर जीव का नाम। क्या कमेंट करना है? यूनिसेलुलर जीव का काम। हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो हमारा टॉपिक है स्तंभ कोशिका, और स्तंभ कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेम सेल बोलते हैं। जो स्तंभ कोशिका की विशेषता है, इनमें सेल्फ रिन्यूअल की क्षमता होती है। सेल्फ रिन्यूअल का मतलब होता है स्व पुनरुत्पादन। स्तंभ कोशिकाएं लंबे समय तक स्वयं की संख्या बढ़ा सकती हैं। इनको विभेदन किया जा सकता है, डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर सकती हैं। स्तंभ कोशिकाओं को रासायनिक संकेतों के द्वारा विशेष कोशिकाओं में बदला जा सकता है, तभी तो उसका उपयोग करेंगे। तो रासायनिक संकेत मिलने पर ये मतलब स्तंभ कोशिका विशेष प्रकार की कोशिका में बदल जाती है। स्तंभ कोशिकाओं का महत्व है रोगों का उपचार करने में और जैव चिकित्सीय शोध में। स्टेम सेल का या स्तंभ कोशिका का महत्व है रोगों का उपचार करने में और जैव चिकित्सीय शोध में। बायोमेडिकल रिसर्च में क्या है इसकी भूमिका है? क्या है? बायोमेडिकल रिसर्च में इसकी भूमिका है। जो स्तंभ कोशिका है, जो स्टेम सेल है, उसको दो भागों में बांट सकते हैं, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका और व्यक्त स्तंभ कोशिका। स्तंभ कोशिका को या स्टेम सेल को दो भागों में बांट सकते हैं, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका और व्यक्त स्तंभ कोशिका। भ्रूणीय स्तंभ कोशिका को आगे चल के दो भागों में बांट सकते हैं, टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिका और प्लूरीपोटेंट स्तंभ कोशिका। और व्यक्त स्तंभ कोशिका को तीन भागों में बांट सकते हैं, मल्टीपोटेंट स्तंभ कोशिका, ओलिगोपोटेंट स्तंभ कोशिका और यूनिपोटेंट स्तंभ कोशिका। जैसा कि आप अभी देखते हैं, तभी हम देखते हैं कि स्तंभ कोशिकाओं के दो प्रकार हैं, एक भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, दूसरा व्यक्त स्तंभ कोशिका। जो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका है इसके दो भाग हैं, एक का नाम है टोटीपोटेंट और दूसरे का नाम क्या है? प्लूरीपोटेंट। जो व्यक्त स्तंभ कोशिका है उसके तीन भाग हो सकते हैं या तीन प्रकार हो सकते हैं, एक का नाम है मल्टीपोटेंट स्तंभ कोशिका, दूसरे का नाम है ओलिगोपोटेंट स्तंभ कोशिका और तीसरे का नाम है यूनिपोटेंट स्तंभ कोशिका। क्या है तीसरे का नाम? है सवाल है कि भ्रूणीय स्तंभ कोशिका कहां से प्राप्त होगी। सवाल हमारा यह है कि भ्रूणीय स्तंभ कोशिका कहां से प्राप्त होगी। तो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था से प्राप्त होती है। भ्रूण किसे कहते हैं? जब मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं तो भ्रूण का निर्माण होता है। जैसे माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु जब मिलता है तो माँ के गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे बच्चों का जन्म होता है। नहीं, तो भ्रूण स्तंभ कोशिका कहाँ से मिलती है? भ्रूण स्तंभ कोशिका को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी कहा जाता है। तो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था से प्राप्त की जाती है।
शरीर के लगभग सभी अंगों का निर्माण कर सकती है। शरीर के लगभग सभी अंगों का निर्माण कर सकती है। कौन? भ्रूणीय स्तंभ कोशिका। स्तंभ कोशिका किसे कहते हैं? तो स्तंभ कोशिका एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे शरीर के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदला जा सकता है। और जब विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदला जा सकता है तो उससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण भी किया जा सकता है, या किसी भी जीव के विभिन्न अंगों का निर्माण स्टेम सेल से किया जा सकता है। जो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका है, क्या जो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका है उसको, उसका जो पहला प्रकार है उसका नाम क्या है? टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिका। तो टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिका कहाँ बनेगी? तो टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिका का निर्माण होता है अंडाणु और शुक्राणु के संयोग से। ये आपका शुक्राणु है, ये अंडाणु है, इन दोनों के मिलने से जो भ्रूण बनेगा उसी भ्रूण से टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो भ्रूण की शुरुआती विभाजनों में ये स्तंभ कोशिका पाई जाती है और इस स्तंभ कोशिका से पूरे जीव का निर्माण किया जा सकता है। तो टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिका से पूरे जीव का निर्माण किया जा सकता है। तो एग्जामिनेशन में पीटी की दृष्टि से सवाल बन सकता है कि निम्न में किस स्तंभ कोशिका से पूरे जीव का निर्माण किया जा सकता है? तो सही जवाब क्या है? टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिका है। जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ सभी बेसिक बुक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, आईएएस और पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। उस बायोटेक्नोलॉजी में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम क्या है? स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका उसका नाम है। तो जो टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिकाएं हैं, जो टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिकाएं हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो भ्रूण से प्राप्त होती है। और स्टेम कोशिकाएं प्राप्त करने के क्रम में भ्रूण नष्ट हो जाते हैं, जिससे एक नया विवाद, नैतिक विवाद उत्पन्न हो जाता है। नैतिक विवाद क्या उत्पन्न हो जाता है? तो जो भ्रूण बनता है ना, उसमें जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो स्टेम सेल प्राप्त करने के क्रम में जब वो जीव मर जाता है तो आपके ऊपर क्या हुआ? एक नैतिक दबाव बनता है, जिसके कारण अधिकांश देशों में इसको प्रतिबंधित किया गया। लेकिन फिर भी यूएसए, चीन, जापान जैसे देशों में शोध के लिए सीमित अनुमति प्रदान की गई है। जो दिल्ली में एम्स है, जो दिल्ली में एम्स है वहां भ्रूणीय स्तंभ कोशिका बैंक स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? भ्रूणीय स्तंभ कोशिका कोशिका बैंक बनाया गया है। भ्रूणीय स्तंभ कोशिका बैंक का मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बैंक का निर्माण किया गया। कहाँ? दिल्ली एम्स में। अगला जो स्टेम सेल है उसका नाम है प्लुरिपोटेंट स्तंभ कोशिका। अगला जो स्टेम सेल है उसका नाम क्या है? प्लुरिपोटेंट स्तंभ कोशिका। इसे भी हम प्राप्त करते हैं किससे? टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिकाओं से प्राप्त किया जा सकता है। पूरे जीव का निर्माण तो इससे नहीं हो सकता। किससे? प्लुरिपोटेंट कोशिका से, स्तंभ कोशिका से। लेकिन लगभग सभी प्रकार की कोशिकाएं क्या हुआ? इससे बनाई जा सकती है। प्लुरिपोटेंट स्तंभ कोशिका कहाँ मिलेगी हमें? तो भ्रूण की बाद की अवस्था में मिलती हैं, गर्भनाल की रक्त में पाई जाती हैं, और 12 सप्ताह के भीतर गर्भपात से जो भ्रूण प्राप्त होता है उससे प्लुरिपोटेंट स्तंभ कोशिकाओं क्या प्राप्त कर सकते हैं? प्लुरिपोटेंट स्तंभ कोशिका प्राप्त कर सकते हैं। गर्भनाल का मतलब जो नाड़ी होता है, बच्चे के जन्म के बाद जो नाड़ी जुड़ा रहता है, इसमें जो ब्लड बहता है उसी ब्लड में प्लुरिपोटेंट स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्तंभ कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक का नाम है भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, दूसरे का नाम है वैक्स स्तंभ कोशिका। और भ्रूणीय स्तंभ कोशिका के दो भाग हैं, एक का नाम है टोटीपोटेंट और दूसरे का नाम क्या है? प्लुरिपोटेंट स्तंभ कोशिका। जो दूसरा बड़ा वर्ग है स्तंभ कोशिकाओं का उसका नाम क्या है? वैक्स स्तंभ कोशिका, एडल्ट स्टेम सेल। उसका नाम क्या है? एडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट स्टेम सेल उसका नाम है। तो एडल्ट स्टेम सेल कब प्राप्त होगा? तो जन्म के बाद शरीर में पाई जाती है। बच्चों में अधिक पाया जाता है और वृद्धों में कम पाया जाता है। जो वैक्स स्तंभ कोशिका है वो शरीर की टूट फूट और मरम्मत में सहायक होती है, लेकिन इनकी विभाजन की क्षमता क्या होती है? कम होती है। किसकी? वैक्स स्तंभ कोशिका की। जो वैक्स स्तंभ कोशिका है इसके तीन
वर्ग हैं या 3 प्रकार हैं। एक का नाम है मल्टीपोटेंट स्तंभ कोशिका, एक का नाम क्या है, मल्टीपोटेंट स्तंभ कोशिका। पीटी की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। कुछ जो मल्टीपोटेंट स्तंभ कोशिका है उसे कुछ निश्चित प्रकार की कोशिकाओं में ही बदला जा सकता है, उसे कुछ निश्चित प्रकार की कोशिकाओं में बदला जा सकता है। मल्टीपोटेंट स्तंभ कोशिकाएं कहाँ पाई जाएंगी, तो कहाँ पाई जाएगी, बोन मैरो में पाई जाएगी, वसीय उत्तक में पाई जाएगी, अकल दांत में पाई जाती है और हृदय में पाई जाती है। ये सारी बातें तो आप जानते हैं, बोन मैरो नहीं जानते होंगे। जो मांस खाते हैं ना, जो आप कहते हैं कि नली का पीस दीजिए, तो नली में जो हड्डी होती है, तो हड्डी के अंदर बीच में जो गुदा भरा रहता है उसी को बोन मैरो कहते हैं। तो बोन मैरो से भी स्टेम सेल प्राप्त किया सकता है। कौन सा स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्तंभ सेल या स्टेम सेल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो बोन मैरो है, तो बोन मैरो से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का भी क्या होता है, निर्माण होता है। जो एडल्ट स्टेम सेल है, वैक्स स्तंभ कोशिका है, उसका जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है ओलिगोपेटेंट स्तंभ कोशिका है। इसे केवल 2 या 3 प्रकार की कोशिकाओं में बदला जा सकता है। और तीसरा है यूनिपोटेंट स्तंभ कोशिका है, इसे सिर्फ एक प्रकार की कोशिका में क्या हुआ, बदला जा सकता है। एक प्रकार की कोशिका में बदला जा सकता है। ये छोटा सा टॉपिक है। आज हमने पढ़ा स्तंभ कोशिका की परिभाषा क्या है, स्तंभ कोशिका के गुण क्या है और स्तंभ कोशिका के प्रकार क्या है। कल की क्लास में हम देखेंगे कि स्तंभ कोशिका किसे कहते हैं और स्तंभ कोशिका की उपयोगिता क्या है। थैंक यू।